साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी खंडहर। श्रीनिवास अपनी नियमित शाम की सैर करते करते काफ़ी दूर तक चले आए। बोटेनिकल गार्डन काफ़ी पीछे छूट चुका था। इस वक्त वे जहाँ थे वहाँ से वो जगह नज़र आती थी जहाँ पर घुड़सवारी सीखने का स्कूल खड़ा था। मैदान कतार में बने हुए अस्तबल, घास के ढेर, घोड़े पर सवार लोग और आसपास खड़े हुए कर्मचारी और प्रशिक्षक। वे आज तक घोड़े पर नहीं बैठे थे। बहुत बहुत पहले कान्हा किसली के जंगल में शेरों को देखने की खातिर हाथी पर जरूर बैठे थे, अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ जिनकी उम्र 8-10 बरस की रही होगी। समय कितनी तेजी से भागता है, आदमी का कितना कुछ पीछे छूट जाता है। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, उनको साथ लिए हुए कुछ घटनाएं आती हैं, उनके साथ आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटती हैं और वे घटनाएं, वे लोग कभी आपको सुख देते हैं, कभी दुख। फिर एक दिन आता है जब वे लोग आपसे अलग हो जाते हैं और आप उनसे दूर। उनकी यादें ज़रूर लौटती रहती हैं, जैसे मौसम लौटते रहते हैं, रात और दिन लौटते रहते हैं। वहीं खड़े खड़े वेटरनरी कॉलेज की लाइब्रेरी के सामने खड़े हुए गुलमोहर को देखकर उनको याद आया कि कुछ देर पहले ही वे अपनी बूढ़ी और बीमार माँ से बहस कर रहे थे, लड़ रहे थे और वे रो रही थीं। आज का पूरा दिन ही माँ बेटे के बीच की बहसों, असहमतियों और लड़ाइयों के साथ बीतता चला गया। इन दिनों उनके साथ ऐसा होता ही जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से वे अपनी माँ के साथ ही रह रहे हैं। 2 साल पहले तक उनकी पत्नी और दोनों बेटे भी इसी घर में रह रहे थे। घर के ऊपरी हिस्से में इनकी छोटी सी कैंटीन थी जो माउंट कार्मेल स्कूल के कारण अच्छी तरह चल रही थी। उनका पूरा परिवार उस कैंटीन की आमदनी, माँ की पेंशन और मकान के किराए से ठीक ठाक ढंग से चल रहा था। अपनी उम्र के 50वें बरस पर आते आते उनकी पत्नी बीमार रहने लगी, चिड़चिड़ी होती गई और सास बहू के रिश्ते बिगड़ते चले गए। उस वक्त उनका बड़ा लड़का 19 और छोटा 17 का हो चुका था और दोनों बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे। श्रीनिवास का आधा ध्यान बच्चों की पढ़ाई में और आधा कैंटीन में लगा रहता और वे न सास बहू के बीच के मतभेदों को जान रहे थे और न ही उनको दूर करने के लिए कुछ कर पा रहे थे। पत्नी बीमार चल ही रही थी और माँ भी बीमार रहने लगी। माँ ने कैंटीन में बैठना छोड़ दिया और श्रीनिवास को बाहर का आदमी रखना पड़ा, जिससे आमदनी तो घटी ही और दूसरी झंझटें भी बढ़ने लगीं। इन दिनों में ही श्रीनिवास पहले से भी ज़्यादा शराब पीने लगे और वो भी रोज़ रोज़ ही। इस तरह घर का माहौल बिगड़ता चला गया। घर में रोज़ ही किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती और कभी कोई रोने लगता तो कभी कोई भूखा रह जाता। बच्चों की पढ़ाई में भी परेशानियां आने लगी थीं। 3-4 महीनों में दोनों बेटों के इम्तहानों के बाद वो दिन आया जब उनकी पत्नी और दोनों बच्चे उनको छोड़कर पत्नी के मायके में एक दूसरे शहर में रहने लगे थे। श्रीनिवास ने इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया था। श्रीनिवास खुद अपने परिवार को छोड़ने के लिए विशाखापट्टनम गए थे। उनको लगा था कि उनकी पत्नी अपने मायके में अपना अच्छी तरह इलाज करवा सकेगी। बेटों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां चल ही रही थीं। श्रीनिवास की अपनी सेहत में भी विकार उतरने लगे थे। उनको लगा था कि विधाता की यही इच्छा है कि उनके घर में शांति और सुख लौट आए और ईश्वर ने ही ये सब सोचा और किया है। पर बाद में 1 महीने बाद आए पत्नी के रजिस्टर्ड पत्र से उन्होंने जाना था कि अब उनका पूरा परिवार विशाखापट्टनम में ही रहेगा। उनकी पत्नी वहीं के एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन करेगी और उनके दोनों बेटे वहीं पढ़ेंगे। श्रीनिवास को ऐसे अप्रत्याशित अंत की कल्पना तक न थी और न ही ऐसी किसी अराजक और अकेली ज़िंदगी को जीने की तमन्ना और आदत। उनके वे दिन अराजक, अंधेरे और असहनीय बने रहे। माँ का एक ऑपरेशन करवाना पड़ा, कैंटीन बंद करने का फैसला लेना पड़ा। देवकी मौसी ने खाना बनाना शुरू किया। माँ की युवा भांजी कुछ दिनों तक घर पर रही और धीरे धीरे श्रीनिवास और उनकी माँ का जीवन पटरी पर आने लगा। पर शुरुआत में सब कुछ बेतरतीब ही बना रहा। वेटरनरी छात्रों के हॉस्टल के सामने की बेंच से उठ श्रीनिवास ने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। शाम गहराने लगी, हवाओं में उमस थी, गर्मियों के दिनों की अपनी सी गंध भी, झाड़ियों के बीच से आती हुई एक तरह की गंध जो उन्हें अपने स्कूली दिनों की याद दिलाती है।
जब वे जंगली झाड़ियों के करीब से सकरी और लंबी गली से बरसों पुराने म्यूजियम के बगल से होते हुए पैदल पैदल अपने स्कूल पहुंचा करते थे। तुम इतने सनकी और अड़ियल ना होते तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हाल नहीं होता, आज शाम को उनकी माँ ने कहा था। क्या हाल हुआ है मेरा? श्रीनिवास बिफरे थे। ना घर में बीवी है और ना बच्चे, एक बूढ़ी माँ है जिससे तुम इतनी बेरहमी से बात करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम करती ही कुछ ऐसा हो, इतना चीखना चिल्लाना क्या जरूरी है? दूध के फ्रिज से बाहर रह जाने की बात ही तो कही थी। कल रात भर बाथरूम की लाइट जलती रही, सब्जी भाजी सड़ जाती है। तुमसे कितनी बार कम कम सब्जियां लाने को कहा है, रुपए पैसे झाड़ में नहीं लगते हैं। तब नहीं, लेकिन इस वक्त श्रीनिवास बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उनकी माँ का वो सब कहना ठीक ही था। इधर के दिनों में सचमुच में उनका घर पर, घर के कामों पर ध्यान कम होता गया है। माँ के चश्मे का फ्रेम बदलना है, छत की कवेलुओं को संवारने के लिए कारीगर को बुलाना है, टेलीफोन और बिजली के बिल्स भरे नहीं गए हैं, और सबसे ज़्यादा अम्मा को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाना कुछ दिनों से टलता ही जा रहा है। अब उनको लग रहा है कि उन्हें अपनी माँ की बातों और तकलीफ़ों को धीरता के साथ सुनना चाहिए था। ये तो वो कर नहीं पाए और उनको अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलकर रुलाते रहे और माँ को अकेली छोड़कर घर से बाहर निकल आए। भीतर पछतावे का लौटना था कि अब उनके अपने घर की तरफ कदम तेज हो गए। शाम का आखिरी उजाला तालाब पर खड़ा था, तालाब से आती दुर्गंध भी। तालाब के किनारे के चबूतरों पर प्रेमियों के जोड़े बैठे हुए थे। गुब्बारा बेचता हुआ एक लड़का था और शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम बेचती हुई एक अधेड़ औरत। श्रीनिवास के मन में आया कि आदमी अपने घर, अपने शहर से बाहर निकल भी जाए, लेकिन वो अपने आप से बाहर कहाँ निकल पाता है। उसका अपना आप तो उसे घेरे ही रहता है। आदमी खुद की आत्मा, उस आत्मा के अंधेरे के अधीन भटकता ही रहता है, अपने अंधेरों से जूझता ही रहता है। एक एक कर आकाश में कुछ तारे निकल आए हैं। लैंप पोस्ट की बत्तियां जल चुकी हैं, लेकिन अभी भी शाम का उजाला बना ही हुआ है। तालाब से गुजरती शाम, तालाब पे उतरती रात और रोशनी को पार कर वे चौराहे पर पहुंचे ही थे कि उनको कुछ दूरी से ये शब्द सुनाई पड़े। क्या आपके पास माचिस होगी? नहीं, श्रीनिवास ने उत्तर दिया। जहाँ से बात आई थी वहाँ एक बूढ़ा आदमी फेंस के उस पार टूटती हुई सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। शाम की रोशनी में उनकी बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी और बुझी हुई सिगरेट नज़र आ रही है। पास में ही दुकान है, आपके लिए एक माचिस की डिबिया ले आता हूँ। नहीं नहीं, घर में ही है, चौके तक जाने से बचना चाह रहा था। आप कहाँ रहते हैं? फ़िलहाल यहीं रह रहे हैं। यहाँ? श्रीनिवास बुरी तरह चौंक गए थे। श्रीनिवास की निगाहें बूढ़े के चेहरे से हटकर उनके आसपास घूमने लगीं। आधी अधूरी टूटी फूटी दीवारें, ईंटों, कवेलुओं और चूने मिट्टी के अलग अलग ढेर, दरवाज़ों और खिड़कियों के फ्रेम, दीवार पर टंगी हुई लोकमान्य तिलक की तस्वीर और ब्लैक बोर्ड। ये शायद स्कूल की इमारत रही होगी। अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। सामने फेंस से सटा हुआ साइकिल स्टैंड था, कोने में खड़ी हुई लोकमान्य तिलक की प्रतिमा। श्रीनिवास उस ढही हुई इमारत को देख रहे थे और वो बूढ़ा सिगरेट सुलगा रहा था। आपको लग रहा है कि कोई यहाँ कैसे रह सकता है? बूढ़े ने कहा। नहीं नहीं, मुझसे भूल हो गई। 2 दिन पहले मैं भी यहाँ रहने के ख्याल से चौंक गया था। फिर पीछे का हिस्सा साबुत है, वो कभी रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला रही होगी। वहाँ पंखे टंगे हुए हैं, चौकीदार वहीं रहता है। कभी मैं भी स्कूल में टीचर था। आपकी उम्र में ऐसी जगह पर अकेले रहना? मेरी पत्नी भी साथ है, अभी बाजार गई हुई है। चौकीदार हमें जानता है। और आपके बच्चे कहाँ हैं? उनको आपके यहाँ होने की खबर है? एक बेटा है, बेटी अपने ससुराल में रहती है, दूसरे शहर में, यहाँ से करीब है। बेटे ने आप दोनों को इस तरह घर छोड़ने दिया? वो परेशान हो रहा होगा। हम दोनों उसको बिना बताए घर छोड़ आए थे। मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मेरी पत्नी मेरी वजह से आ गई। वो शायद घर लौट जाएगी, लेकिन मैं नहीं लौटूंगा। वो आपको ढूंढ रहा होगा। अब क्या फ़ायदा, वक्त वक्त की बात होती है। आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। वो बूढ़ा चुप रहा था। कुछ देर तक श्रीनिवास भी चुप रहे थे। तभी एक तरह की सरसराहट हुई और एक स्त्री एक हाथ में टिफ़िन और कंधे पर झोला लिए हुए बूढ़े के करीब बढ़ी।
जूट के बैग के ऊपरी हिस्से में मोमबत्तियों का पैकेट था, कोई पत्रिका और अखबार, सरसों के तेल की बोतल। वो उस बूढ़े आदमी की पत्नी थी, धानी रंग की सूती साड़ी, घड़ी और चश्मा पहने हुए। वो उस बूढ़े के करीब से भीतर की तरफ बढ़ी थी, उस प्रयोगशाला की ओर जो फिलहाल इस अभागे दंपति का अस्थायी ठिकाना बन गई थी। श्रीनिवास को माँ के अकेले होने के सवाल ने और कसकर पकड़ लिया और वे उस बूढ़े को नमस्कार कर सड़क की तरफ बढ़ने लगे। बिशप कॉटन स्कूल का खंडहर पीछे छूटता चला गया। उनके सामने हजारी पहाड़ पर खड़ी हुई मछुआरों की झोपड़ियाँ थीं। वहीं से आती धीमी धीमी शहनाई और सारंगी की आवाज़ें। किसी के घर में शादी के वक्त का वातावरण था। निगाहें ऊपर जाने पर शामियाना नज़र आता और हल्दी से पीला हुआ एक बांस जिस पर कुछ घड़े लटके थे, कुछ फूल और आम के पत्ते। उनके पीछे एक परिवार उजड़ रहा था, उनके आगे एक परिवार बस रहा था, बढ़ रहा था। आदमी के जीवन में दुख कितने अलग अलग रास्तों से उतरता है। श्रीनिवास का अपना परिवार उनको छोड़कर चला गया था और वो बूढ़ा अपने परिवार को छोड़कर इस उम्र में उस खुली और खंडहरनुमा जगह में अपनी पत्नी के साथ लिए रह रहा था। एक ऐसी जगह में जहाँ गर्मियों की उड़ती हुई धूल थी, गर्मियों की उमस, घूमती हुई आवारा बिल्लियाँ, उनका पीछा करते आवारा कुत्ते। बूढ़े के चेहरे पर उतरे हुए विषाद का ध्यान आते ही श्रीनिवास को आज शाम को अपनी माँ की डबडबाती आंखों का ध्यान आया था। कुछ ही बरस तो बीते जब श्रीनिवास का अपना बसा बसाया घर था, बांस के फेंस से घिरा हुआ, जामुन, बादाम और नींबू के पेड़ लिए हुए छोटा सा बगीचा। बगीचे के साथ लगी हुई लाल दीवारों की एक 2 मंजिला इमारत थी। पहली मंजिल पर कैंटीन होने से चहल पहल बनी रहती। छात्र छात्राओं की हंसी ठिठोली और शरारतों के साथ साथ कैंटीन में बैठे हुए लोगों की बातचीत, बहसों का सिलसिला बनता रहता, टूटता रहता। रेडियो पर फिल्मों के नए पुराने गाने आते रहते। घर परिवार सब ठीक चल रहा था और उनकी पत्नी बीमार रहने लगी। पत्नी को बीमारियां घेर रही थीं और माँ को बुढ़ापा। सास बहू के बीच रोज रोज ही झगड़ा होने लगा था, बहसें होने लगी थीं। कभी उनकी माँ अपनी तकलीफ़ें व्यक्त करने लगती और कभी उनकी पत्नी। घर में रोज ही कुछ ना कुछ बुरा घटता रहता। एक तो मेरा खून जाना बंद नहीं हो रहा है, उस पर तुम्हारी माँ अलग मेरा खून जलाती रहती है, उनकी पत्नी ने कहा था। क्या तुम्हारी पत्नी मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहती है? उनकी माँ ने कहा था। वे बूढ़ी हो रही हैं, श्रीनिवास कहते। मैं क्या जवान हो रही हूँ? पत्नी कहती। आप दादी को क्यों नहीं समझाते बाबा? उनका बड़ा बेटा कहता। क्या इस बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़ दूँ? माँ को मत छोड़ो, हमको तो छोड़ सकते हो, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। श्रीनिवास इस तरह की कितनी घटनाओं, बातों और बहसों को याद करने लगे हैं। रात उतर आई है, आसमान तारों से लबालब, वे अपने घर के करीब हैं। प्रेमदान के आंगन में कुछ बूढ़े लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, मरियम की मूर्ति के करीब। यह वृद्धाश्रम अभी अभी खुला है, एक कैथोलिक संस्थान इसे चला रहा है। यहाँ कभी एडवोकेट डिसूजा का बंगला हुआ करता था, पुराने पेड़ों से घिरा हुआ। हमेशा वहाँ एक कुत्ता रहता ही रहता था। श्रीनिवास के किशोर जीवन में उसी बंगले के कुत्ते ने उसे बुरी तरह काट लिया था। तभी वे अपनी दादी के साथ उस घर का नमक मांगने उस बंगले में गए थे। वहीं मीनाबाई ने काटी हुई जगहों पर नमक लगाया था। 40 से भी ज़्यादा बरस होने को आए हैं उस शाम को बीते हुए। इन बरसों में श्रीनिवास ने क्या क्या नहीं देखा। कितने ही लोगों की मौत, अपने सगे संबंधियों की बीमारियां, उनका पहला प्रेम, उस प्रेम का टूटना बिखरना, 36-37 बरस में उनका विवाह, 2 बेटों का जन्म, उनका बड़े होते जाना, पिता की मृत्यु, पत्नी और माँ की बीमारियाँ, अपनी बड़ी बहन का विवाह के 10 साल बाद विधवा हो जाना और इस तरह न जाने कितना कुछ। क्या क्या उन्होंने नहीं देखा है। अपने बगीचे का गेट खोलते हुए सोच रहे थे कि पता नहीं उन्हें आगे क्या क्या देखना है, क्या क्या सहना है। घर का दरवाज़ा देव की मौसी ने खोला। वे पान चबा रही थीं। आप गई नहीं? अक्का को बुखार आ रहा है, खाना यहीं खाकर चले जाना। तेरे मौसा की भी तबीयत खराब है, मैं स्कूटर से छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, गलियों से चली जाऊँगी, बस दाल ज़रूर गर्म करना, फ्रीज में रखी है, दही में शक्कर डाल दी थी। उनकी माँ को हल्का बुखार था, वे कल रात सो न सकी थीं।
उनका एक दांत भी तकलीफ़ दे रहा था। उसके लिए भी वे लौंग का तेल ले आना भूल रहे हैं। उस बूढ़े की पत्नी के बैग में सरसों के तेल की बोतल देख उन्हें भी घर में सरसों के तेल के खत्म हो जाने का ख्याल आया था। क्या आदमी की याददाश्त 56-57 की उम्र में ही जवाब देने लगती है? इधर वे बहुत ज़्यादा भूलने लगे हैं। अपनी माँ का लिखा गया एक पत्र 4-5 दिनों से उनकी मेज पर पोस्ट करने के लिए रखा हुआ है। रोज ही सैर के लिए सर्राफ चैम्बर्स के पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरते हैं। लेटर बॉक्स देखते ही बड़ी बहन को लिखे गए माँ के पत्र को पोस्ट करने की बात मन में आती है, लेकिन दूसरी शाम तक भी पत्र का लिफाफा उनकी मेज पर ही पड़ा रहता है। गुसलखाने से लौटकर श्रीनिवास ने दाल की देगची को गैस के चूल्हे पर रखा। माँ के कमरे में मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई। पंकज मलिक के कैसेट को बजाना शुरू किया। माँ सो नहीं रही थी, लेकिन उनका चेहरा दीवार की तरफ था। वे अब भी नाराज़ बनी हुई थी। खाना लगा रहा हूँ, श्रीनिवास बोले। मुझे नहीं खाना है, माँ ने गुस्से में कहा। ठीक है, मुझे भी भूख नहीं लग रही है। फिर उस बेचारी से बनवाया ही क्यों है? पता नहीं था कि तुम्हें खाना नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुमको पता ही क्या रहता है? माफ़ करना, मुझे तुमसे वो सब नहीं कहना था। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा है। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। कुछ देर के बाद उन दोनों ने ही खाना खाया। उनकी माँ खाने के बाद थोड़ा सा ठंडा दूध पिया करती हैं। बाद में एक एक कर उनको 2 टैबलेट देनी पड़ती हैं, एक ब्लड प्रेशर के लिए और एक विटामिन है। जब श्रीनिवास अपनी माँ के बिस्तर को संवार रहे थे, तब माँ ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें नीलू से बात करनी चाहिए। वो शायद अपने घर लौटने का मन बना सकती है। उसका घर है, मैं नहीं कहूँगा। 4-5 बार मैं खुद गया था, माफ़ी मांग आया था, बार बार मिन्नतें की थीं। मेरी खातिर एक बार और चला जा, कहना कि माँ अपने भाई के घर जा रही है, मेरे ना रहने से आ जाएगी। मुझे जाना ही नहीं है। तब क्या सारा जीवन अकेले ही रहेगा? तुम हो ना। मैं अब कितने दिन रहूँगी? पंकज मलिक गा रहे थे। माँ बिस्तर पर चली गईं। नाइट लैम्प की रोशनी में अमृतांजन बाम को अपने माथे पर लगाता उनका हाथ नजर आ रहा था। श्रीनिवास अपने कमरे में अपनी कुर्सी तक आए। कुर्सी पर ही अगाथा क्रिस्टी की किताब औंधी पड़ी थी। बाजू में पड़ा बुकमार्क। कभी ये किताब उनकी पत्नी पढ़ा करती थी। उनकी पत्नी को कभी कभार कैंटीन काउंटर पर बैठना पड़ता था और वे वहाँ बैठे बैठे अगाथा क्रिस्टी को पढ़ा करती थी। उन दिनों में माँ भी सहगल, पंकज मलिक और जुथिका राय को अपनी फुर्सत की घड़ियों में रोज ही सुना करती थी। तब घर में ग्रामोफोन था। उनको लगा कि कैसे उम्र के साथ साथ हर आदमी का एकाकीपन, उसकी उदासी और उदासीनता बढ़ती जाती है। कभी इसी घर में, इसी घर के हर कमरे में कितनी चहल पहल, कितनी आवाज़ें, कितनी कितनी हंसी और खुशियाँ फलती फूलती रहा करती थीं, और अब इस घर में सन्नाटा तैरता रहता है। खामोशी पलती रहती है। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली आती है, आदमी कहाँ से कहाँ गुजरता चला जाता है, और जीवन है कि थमता ही नहीं, रुकता ही नहीं। उनको खंडहर नुमा स्कूल की सीढ़ियों पर बैठे हुए बूढ़े का चेहरा याद आया। कभी वो अध्यापक रहा था, उसी स्कूल के खंडहरों के बीच रह रहा है जहाँ कभी उसने छात्रों को पढ़ाया होगा। क्या क्या याद नहीं आता होगा उसे। अपना ही घर छोड़ने, इस उम्र में अपने घर से निकलने से पहले उस बूढ़े के मन में कितने सारे ख्याल आए होंगे, कितनी कितनी यादें। उस बूढ़े की पत्नी का मन कैसा रहता होगा। एक तरफ बूढ़ा पति है, दूसरी तरफ अपनी कोख से बाहर आया बेटा, उसी बेटे की पत्नी और बच्चे। अंततः आदमी थक ही जाता होगा। उसकी हताशा उसको हलकान कर देती होगी। कोई भी कितना और कितनी देर तक सह सकता है। इसीलिए उनकी माँ बीच बीच में उनके परिवार को ले आने की बात करती हैं। उनकी माँ उनकी सहनशीलता को जानती हैं, उनके अकेलेपन को समझती हैं। आखिर में वो उनकी माँ हैं, बरसों से उनको देखती आई हैं, समझती आई हैं। उनकी माँ से ज़्यादा कौन उनकी पीड़ा के करीब तक पहुँचता होगा? कौन उनके पोर पोर में बहते हुए दुख की आवाज़ को इतना साफ साफ सुन पाता होगा? अपनी माँ की मार्मिक सी याद श्रीनिवास को उनकी माँ के कमरे तक खींच लाई थी। नाइट लैम्प की रोशनी में मच्छरदानी के उस पार उनकी माँ सो रही थी। वहाँ धुंधला सा था। वे कुछ देर तक अपनी माँ की चढ़ती उतरती सांसों के साथ खड़े रहे।
अपने कमरे में गए तो वहाँ अपनी माँ के साथ बीते दिनों की, बीते हुए क्षणों की स्मृतियाँ भी चली आई थीं। एक उम्र का अपनी माँ का सांवला चेहरा, सीढ़ियों की धूप में बैठी हुई माँ के स्वेटर बुनते हुए हाथ, उन्हीं हाथों ने बचपन में श्रीनिवास को नहलाया था, सहलाया था और थपकी देते हुए सुलाया भी था। श्रीनिवास बचपन से ही कमज़ोर रहे, दुबले पतले भी, हमेशा अपनी बड़ी बहन से मार खाते हुए, डरते हुए। उनकी बहन उनसे अपने तरह तरह के छोटे छोटे काम करवाती रहती थी। कभी वे मना कर देते तो वो उनको रात में भूत प्रेत के नाम से डराने धमकाने में पीछे नहीं रहती। सुबह सुबह चाय में डुबाकर खाने को जो आटे के टोस्ट श्रीनिवास को मिलते, उसमें से आधे को उनकी बहन हड़प लिया करती। वे अपने माता पिता के पास शिकायत नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें बहन के साथ सोना पड़ता था और उन्हें भूत प्रेत, रात और रात की हर आहटों हरकतों से डर लगता था। अगाथा क्रिस्टी की उस किताब में श्रीनिवास का मन नहीं लगा। वे किताब में हुए खून के रहस्य से ज़्यादा जिंदगी के रहस्यों से उलझ रहे थे। 57 बरस की अपनी ज़िंदगी में आए हुए फैले हुए रहस्यों की आहटें, सरसराहटें उनकी नींद के आसपास चक्कर लगा रही थीं। बाहर के आकाश में तारे ही तारे थे। उन तारों के अपने अपने रहस्य तो श्रीनिवास के जीवन के अपने रहस्य। उन्होंने बत्ती बुझा दी, मच्छरदानी को बांधकर बिस्तर पर लेट गए। उन्हें स्कूल के खंडहरों के बीच रह रहे बूढ़े का चेहरा फिर से याद आया। नींद में जाते जाते उन्होंने माँ की चिट्ठी को सुबह सुबह ही लेटर बॉक्स में डालने की बात सोची। उनको लगा कि पता नहीं माँ ने बड़ी बहन को क्या क्या लिखा होगा। तभी आशंका भी उनके भीतर उतरी कि कहीं माँ भी नीलू को घर लौटने के लिए पत्र न लिख दें। उन्होंने पत्र लिखा तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। घड़ी में रात के 11 बजने को आए थे। रात की चौकीदारी के लिए गोरखा की लाठी की ठक ठक की आवाज़ आने लगी थी। श्रीनिवास की आंखों में नींद उतरने लगी। उतरती नींद के बीच उनको अपनी माँ से किए गए दुर्व्यवहार का फिर ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि कल सुबह ही वे अपनी माँ से अच्छी तरह से अपने पछतावे को व्यक्त करेंगे। माँ अभी सो नहीं रही होती तो वे अभी इसी वक्त अपनी माँ के पास जाते। माँ सो रही थीं, श्रीनिवास सोने जा रहे थे। नींद के एकदम किनारे पर खड़े हुए श्रीनिवास ने यह भी महसूस किया कि अपनी पत्नी के साथ के आखिरी दिनों में वे उसके साथ कुछ ज़्यादा ही दुर्व्यवहार करने लगे थे। देर रात में दिनों दिन तक नशे में घर लौटते रहे थे। वे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठे हुए सोती रहती, जागती रहती। तबीयत उसकी खराब चल रही थी। उन दिनों में ही श्रीनिवास की बड़ी बहन ने उनकी पत्नी और उसके मायके के परिवार को लेकर कितना कुछ अनाप शनाप बोल दिया था। पत्नी सोचती रहती होगी कि वे श्रीनिवास से अपनी तकलीफ़ों और तनावों को साझा करेगी, और श्रीनिवास इतने नशे में होते कि उनके जूतों के फीते को खोलना पड़ता, उन्हें बिस्तर पर ठीक से ढंग से लिटाना पड़ता। उनके दोनों बेटे रोज़ रात को ये तमाशा देखते रहे थे, 2-3 महीनों तक देखते रहे थे। श्रीनिवास को नींद के एकदम करीब, नींद को अच्छी तरह छू लेने के पहले यह भी लगा कि भले ही डॉक्टर की सलाहों से उनका शराब पीना छूट गया है, लेकिन वे अब भी कभी माँ से, कभी देवकी मौसी से और कभी कभार अपनी बड़ी बहन से कुछ ज़्यादा ही कठोर व्यवहार करते रहे हैं। यह उनकी नींद के पहले का एहसास था, जिसे नींद के भीतर चले जाना था। अब श्रीनिवास नहीं रहे थे, उनकी नींद रहने लगी थी। नींद की नदी में डूबते उतराते श्रीनिवास, जो बरसों पहले रातों की आहटों और सरसराहटों से बुरी तरह भयभीत बने रहते थे। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी खंडहर। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।